बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर बाबा बागेश्वर से मांगी रंगदारी। आरोपी पटना से हुआ गिरफ्तार। बिहार में हथकड़ी के साथ नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे मास्टर साहब। भटके युवाओं के लिए बने मिसाल। बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं, लालू को वोट देने पर प्रशांत किशोर ने गांव वालों को खूब सुनाया। तेज चलने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा होता है कम, रिसर्च में हुआ है खुलासा। सीमांचल वासियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। पटना से कटिहार और किशनगंज होकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नीतीश कुमार और उनके चमचे। प्रशांत किशोर ने गांधी का नाम लेते हुए किया बड़ा दावा। के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाए नीतीश। बोले सुशील कुमार मोदी, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और मनमाना आदेश निकालना स्वभाव। विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश। जेडीयू ने कसी कमर। इंडिया गठबंधन में हो सकती है सौदेबाजी। बिहार बोर्ड मैट्रिक पास होने पर कई छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जाने पात्रता की शर्तें समेत जरूरी बातें। बिजली बिल से कमाई। स्मार्ट मीटर में पैसा रखने पर मिलेगा बैंक जितना ब्याज। बिहार सरकार ला रही है प्रस्ताव। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। 2 पुलिसकर्मी जख्मी। जानिए क्या है पूरा मामला। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़। नीतीश चुप क्यों? सुशील कुमार मोदी का विपक्ष पर हमला। मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर की तैयारी शुरू। केंद्र पर होगी नई व्यवस्था। जानिए बोर्ड की खासियत। छूट ना जाए ऑफिसर बनने का मौका। 12,000 से ज्यादा वैकेंसी। 12वीं पास उम्मीदवार करे अप्लाई। बिहार में ठंड इस दिन से बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया शीतलहर कब से होगी शुरू। शेखपुरा में शिक्षक शिक्षिका को बनाया बंधक। आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए थे। फिर से उसी स्कूल में मिली पोस्टिंग। बिहार में धार्मिक स्थलों के पास होते हैं सबसे अधिक हादसे। साल भर में 3,000 लोग गंवा चुके हैं जान। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार देने की धमकी मिली है। जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें ईमेल आया और इसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार देने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार देने की धमकी मिली थी, जिसको लेकर के पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना के कंकरबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। शनिवार को आरोपी को राजनगर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2-3 मेल किए थे, जब सभी में 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपए नहीं मिलने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी। दोस्तों बिहार में मौसम का मिजाज कब बदलेगा इसकी जानकारी सामने आई है। जब मौसम विभाग ने बताया है कि पूरे बिहार में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा के कारण अगले 3 दिनों तक 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी उत्तर पूर्व भाग में 1-2 जगहों पर कोहरा घना रहेगा और सभी स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। जब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद में लोगों को अधिक ठंड महसूस होगी। सुबह में कोहरा, दिन में हल्की धूप रहने के दौरान लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि पछुआ हवा अभी राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में चल रही है। ऐसे में दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड महसूस होगी। जब कनकनी से लोग परेशान होंगे और फिर अभी अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यह न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से अधिकतम
और फिर न्यूनतम तापमान में हल्की सामान्य समानता होने की गुंजाइश बनेगी और फिर दिन में भी आसमान साफ रहने पर भी लोगों को ठंड महसूस होगी। सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में 10 से 14 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। दोस्तों, जिन नेताओं की वजह से आपके बच्चे बदहाली में जी रहे हैं, उन्हें भी आप जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं और फिर कहते हैं कि आपको अपने बच्चे की चिंता है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों दरभंगा में हैं और वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं। दरभंगा जिला में प्रशांत किशोर के उसी पद यात्रा के दौरान जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इतने लोग आप आए हैं, आप जरा सोच करके बताइए कि आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं। पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपके गांव में पैदल चलते हुए आए हैं। इस दौरान 100 बच्चे रास्ते में मिले, या इसमें आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कई स्कूल में घुमा, इस दौरान बच्चों को देखा, लेकिन वे लोग पढ़ते नजर नहीं आए। जब बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है। जिन नेताओं ने इन बच्चों की ये दुर्दशा की है, उसी नेता को आप जाकर के जाति धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा और फिर कहते हैं कि बच्चों की चिंता है। उन्होंने आगे कहा है कि जिन माता पिता को बच्चों की चिंता होगी, वह बच्चों के भविष्य बनाने में जुटा रहेगा। लेकिन लालू जी कितने अच्छे पिता हैं, उनका लड़का 9वीं पास नहीं है, या इसके बावजूद भी वे रात दिन लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा मुख्यमंत्री बने और बिहार का राजा बने। हम कहते हैं तो फिर लोग समझते हैं कि हम लालू यादव की शिकायत करते हैं। नहीं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं आप देखिए कि आपका बच्चा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके बाद वे चपरासी भी नहीं बना, लेकिन आपको कोई भी चिंता नहीं है। आप तो जाति का झंडा उठाए हैं। जब तब आप नहीं परेशान होंगे तो फिर कौन परेशान होगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कल अमित शाह बिहार आए हुए थे। विपक्षी दलों का कहना है कि भले ही अमित शाह बिहार आए हों, लेकिन बिहार को इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अमित शाह के दौरे को लेकर के हो रही सियासत पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अमित शाह क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ना कि पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वे बिहार के विकास के लिए ज़रूर आ रहे हैं। जब बिहार का जो एजेंडा है सरकार उसे बताएं और फिर जो उचित फोरम है उस पर अपनी बात को रखें। वहीं अमित शाह के दौरे से पहले जेडीयू द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू प्रसाद सत्ता में थे तो फिर उन्होंने ही विशेष राज्य को समाप्त करने का काम किया था। दोस्तों, बिहार के आरा जिला से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आप भी देखेंगे तस्वीर तो आपको भी उसका दर्द महसूस होगा। आपको बता दें कि आरा नगर निगम के अंतर्गत अनंत नगर में एक आम रास्ता को बंद कर दिया गया, जिसके कारण करीब 1 दर्जन घरों का आवागमन बंद होने के कारण बाउंड्री पर सीढ़ी लगा करके आवागमन कर रहे हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का भी पढ़ाई बंद हो गया है। जब फिलहाल आज से 15 दिन पहले तक दूसरे के रास्ते से आवागमन करते थे, जो आम रास्ता सरकारी नक्शा में है। जब वहां के कुछ दबंगों द्वारा रास्ता को घेर लिया गया, चारों तरफ से 1 दर्जन मकान को घेर लिया गया ताकि उस जमीन को दबंग औने पौने दाम में बेच दें। जब दबंगों ने सरकारी आम रास्ता को दीवार से घेर दिया, अब आरा नगर निगम के नगर आयुक्त को आवेदन देकर के आम रास्ता खोलने का गुहार लगाया है। जहां नगर आयुक्त के द्वारा सीईओ को आवेदन देने के बावजूद भी मामला लंबित आ रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रास्ते पर दीवार बना दिया गया है और वहां के लोग सीढ़ी पर चढ़ करके फांद करके तब आना जाना करते हैं। जहां आप देख सकते हैं कि इतनी दर्दनाक तस्वीर है। ये तस्वीर बिहार के आरा जिला से सामने आई है, जो दबंगों द्वारा इनके रास्तों को बंद कर दिया गया है। यहाँ रास्ते में दीवार लगा दिया गया है। अब ये लोग दीवार में सीढ़ी लगा करके तब आना जाना करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सफल अभ्यर्थी हाथ में हथकड़ी के साथ नियुक्ति पत्र लेने नालंदा के जिला शिक्षक कार्यालय पहुंचा। नालंदा में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। तस्वीर में जो युवक दिख रहा है वह राजकिशोर चौधरी है। यह थाना कांड संख्या 126/18 का विचाराधीन बंदी है। डीईओ कार्यालय में लोगों ने जब हथकड़ी में नवनियुक्त मास्टर साहब को देखा तो फिर हैरान रह गए। मिली जानकारी के अनुसार राजकिशोर चौधरी पर घरेलू विवाद का मामला चल रहा है। वे न्यायिक हिरासत में हैं। राजकिशोर ने जेल में रहकर ही शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा दी थी, जिसमें वे सफल हुआ। न्यायालय के आदेश पर
काउंसलिंग में उपस्थित हुआ। जब उसके बाद बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय ने जेल अधीक्षक को कार्यालय जाकर के नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने के और फिर स्कूल में योगदान कराने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर राजकिशोर को पुलिस हिरासत में नियुक्ति पत्र लेने के लिए भेजा गया है, जहां उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। जब राजकिशोर जब डीओ कार्यालय में नियुक्ति पत्र देने की मांग की तो फिर वहां मौजूद अधिकारी हैरत में पड़ गए। जब नियोजन प्रभारी सुमित कुमार और फिर विधि प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से फोन पर बात की। इसके बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया गया। आपको बता दें कि राजकिशोर चौधरी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। वे अपने नियुक्ति वाले स्कूल में जाकर के ज्वाइन भी कर लेंगे। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि विभाग का ये नियम है कि जेल में रहने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब तक बेल नहीं मिल जाता तब तक सस्पेंड ही रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद कुछ विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद सस्पेंशन खत्म होगा, उसके बाद फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के 35,774 नए पदों की रिक्तियों की घोषणा की है और इन पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। पर बड़ा सवाल यह है कि 21,391 सिपाहियों के लिए जून माह में निकाली गई विज्ञापन की प्रक्रिया कब पूरी होगी। पेपर लीक की वजह से अक्टूबर माह में आयोजित लिखित परीक्षा रद्द और फिर स्थगित हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर के CSBC ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है, यानी कि लिखित परीक्षा को लेकर के नए तारीख की घोषणा नहीं की है। इसलिए इस भर्ती परीक्षा के आवेदन के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। उनके मन में सवाल है कि इन पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, क्योंकि इस परीक्षा के प्रथम चरण की लिखित परीक्षा ही अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज परीक्षण और फिर चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया होनी है। 3 दिसंबर को परीक्षा रद्द करने को लेकर के अधिसूचना CSBC ने जारी की थी। दोस्तों, आपने कभी ऐसा विद्यालय देखा है जहां पर एक ही क्लासरूम में 2 कक्षा के बच्चों की पढ़ाई हो रही हो? एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 कक्षा के बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा हो? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में एक ऐसा ही विद्यालय है जहां पर 180 बच्चों का भविष्य 2 छोटे छोटे कमरों में गढ़ा जा रहा है। जी हाँ, बिहार के बेतिया में स्कूल में सुविधाओं की कमी ऐसी है कि एक क्लासरूम में 2 कक्षा के बच्चे बैठे हुए हैं और एक ही ब्लैक बोर्ड पर दोनों कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। इन नौनिहालों का भविष्य क्या होगा, इसका सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये नरकटियागंज नगर थाना वार्ड संख्या 5 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खौरी शिखरपुर विद्यालय की तस्वीर है। जी हाँ, ये एक ऐसा विद्यालय है जहां 2 भवनों में 2 दिशाओं में बैठा करके 185 बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। ये विद्यालय नरकटियागंज BRC के बगल में है। जब यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल जमीन पर बैठ करके पढ़ते हैं, जब ठंड के मौसम में ये बच्चे फर्श पर बैठ करके पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन इस पर शिक्षा विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। स्कूल में HM यानी कि हेड मास्टर के पद पर मोहम्मद जमालुद्दीन है तो फिर शिक्षक के रूप में जाहिद हसन नूरी है। दोस्तों, बिहार में B.Ed पास करीब 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी संकट में है। पटना उच्च न्यायालय ने यानी कि पटना हाईकोर्ट ने प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को अयोग्य करार दे दिया है। जहाँ इनकी नियुक्ति 6ठे चरण के तहत हुई थी। जब कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ DLED डिग्री धारक उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्र की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था। वहीं पर TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि सरकार को शिक्षकों के दुख दर्द को समझना होगा, जो भी उचित कदम हो चाहे वो उठाना होगा। वो ये 22,000 शिक्षक ही नहीं बल्कि 22,000 परिवार का घर इस नौकरी से चल रहा है। यह सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को देखें और फिर इसका निवारण करें। दोस्तों, बिहार के शेखपुरा में गलत आचरण में निलंबित शिक्षक शिक्षिका को फिर से उसी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई है। जब वे दोनों पढ़ाने के लिए विद्यालय पहुंचे तो फिर ग्रामीणों को इस बात की सूचना मिली और फिर आक्रोशित ग्रामीणों ने उन दोनों को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि दोनों विद्यालय में ही गलत आचरण कर रहे थे, यानी कि आपत्तिजनक हालात में थे। उसके बाद ये पकड़े गए थे। पकड़े जाने के बाद 1 साल के लिए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनका सस्पेंशन खत्म हो गया है, फिर से उसको स्कूल में बहाली मिल गई है और उसी स्कूल में बहाली मिली है जिस स्कूल में दोनों पकड़े गए थे। अब इसी को लेकर के वहाँ के ग्रामीण गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि दोनों का वीडियो गलत यानी कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते 1 साल के लिए शिक्षक और शिक्षिका को निलंबित कर दिया था। हालांकि एक बार फिर से उन दोनों को उसी विद्यालय में ही पदस्थापित कर दिया गया है। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं, दोनों को बंधक बना लिया है। दोस्तों, अगर आपके गांव या फिर कस्बे का नाम अजब गजब हो तो फिर क्या करेंगे आप? जी हाँ, बांका में कई ऐसे गांव हैं जिनका नाम लेने पर लड़ाई तक हो जाती है।
जब बच्चों की टीसी प्रमाण पत्र, नामांकन, परिचय पत्र सब में कुत्ताडीह ही लिखा जाता है। जहां आसपास के गांव के लोग भी इसे कुत्ताडीह नाम से ही जानते हैं और बोलते हैं। जब एक रिपोर्टर वहां के स्कूल के हालचाल जानने के लिए जा रहे थे, तब वहां के ग्रामीणों से पूछा है कि क्या यही कुत्ताडीह है, तो इस पर युवक भड़क गए और गाली गलौज की भाषा से शुरू होकर के वे लाठी डंडे तक पहुंच गया। रिपोर्टर की बात मुश्किल से वह समझा, तब बोला कि इस गांव का नाम कुत्ताडीह नहीं बल्कि कमलडीह है। वह रिपोर्टर को लेकर के स्कूल तक गया, पर उसने या फिर उसके साथ आए अन्य किसी ग्रामीणों ने यह स्वीकार नहीं किया कि इस गांव का नाम कुत्ताडीह है, जबकि सामने स्कूल के भवन पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम अंकित है और उसमें लिखा हुआ है कुत्ताडीह, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये पुरखों द्वारा रखे गए नाम से उपजे अपमान का प्रकटीकरण है। डी यहाँ पुरखों की जगह को कहते हैं। ऐसे में ये नाम स्वाभाविक तौर पर यहाँ के लोगों में चिर पैदा करता है। जब लोगों ने अपने स्तर से नाम तो बदल दिया, जब पर गांव का पौराणिक नाम साथ छोड़ नहीं रहा है। जब बच्चों की टीसी, प्रमाण पत्र, नामांकन, परिचय पत्र सब में कुत्ताडीह ही लिखा जाता है, आसपास के गांव के लोग भी इसे कुत्ताडीह नाम से ही जानते हैं और बोलते हैं। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसा कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और फिर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी सड़क हादसों में लोग जान गंवा दे रहे हैं। एनसीआरबी की 2022 की एक रिपोर्ट के आंकड़े से पर गौर करें तो बिहार में 10,801 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 8,898 लोगों ने जान गंवा दी है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बिहार का ग्राफ टॉप 10 के बाहर है, लेकिन देश में धार्मिक स्थलों के पास सबसे अधिक दुर्घटनाएं बिहार में हुई है, जहाँ इसमें 2995 लोगों की जान गई है। 2022 में सड़क दुर्घटना में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 2258 जान गई थी। इसमें से 1791 पुरुष और फिर 467 महिलाएं रही हैं, जो देश भर में सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 686, झारखंड में 525 और मध्य प्रदेश में 340 लोगों की जान गई है। दोस्तों, किसी को अगर टाइप 2 मधुमेह की बीमारी है तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि एक रिसर्च मतलब कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक रिसर्च हुआ है, रिसर्च को पब्लिश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 2 मधुमेह के खतरे को कम करना है तो फिर हर रोज 4 या अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से आपको चलना है। जहां अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के 508, 121 वयस्कों को इस रिसर्च में शामिल किया गया। यह रिसर्च से पता चलता है कि चलने की गति जितनी तेज होगी, संबंधित जोखिम उतना ही कम होगा। निष्कर्षों से पता चलता है कि 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चलने की गति धीमी गति से चलने की तुलना में टाइप 2 मधुमेह के 15% कम जोखिम से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा से ऊपर गति में वयस्क प्रत्येक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि के लिए बीमारी के विकास के जोखिम में 9% की उल्लेखनीय कमी आई है। इनके प्रमुख शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि तेज चलने के लाभ शारीरिक गतिविधि की कुल मात्रा या फिर प्रतिदिन चलने में बिताए गए समय से स्वतंत्र रूप से बने रहते हैं। जोखिम में कमी के लिए पहचानी गई न्यूनतम सीमा 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो पुरुषों के लिए 87 कदम प्रति मिनट और महिलाओं के लिए 100 कदम प्रति मिनट के बराबर है। तो ऐसे में जिस किसी को भी मधुमेह 2 टाइप की बीमारी है तो फिर वो ये तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, फिर से सेहत की बात करते हैं तो बात करते हैं कि सर्दियों में कई सब्जियां, साग और फल आते हैं जो कई फायदे से भरपूर होते हैं। ऐसे में साल में एक बार निकलने वाला लाफा साग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह सोशल मेडिसिन के डॉक्टर अभय कुमार ने बताया है कि ये हृदय कैंसर, मधुमेह समेत कई अन्य बीमारियों के लिए रामबाण है। उन्होंने आगे कहा है कि लोग अपने भोजन में कई तरह के वेज और फिर नॉन वेज चीज़ें शामिल करते हैं। वही लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां और फिर पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जिससे लोगों को पौष्टिक भोजन के साथ साथ कई खनिज, विटामिन और फिर पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं। सर्दी के मौसम में लाफा की सब्जी लोगों को बाजार में आसानी से मिल जाती है। जहाँ अगर आप गुणकारी साग के फायदे जान लेंगे तो फिर इन साग को जरूर खरीदना और फिर खाना चाहेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डॉक्टर अभय कुमार ने कहा है कि अगर लाफा साग की बात करें तो फिर ये बहुत अच्छा है। ये सभी पोषक तत्व, खनिज और फिर विटामिन से भरपूर है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड जैसी विटामिन पाए जाते हैं। जब ऐसे विटामिन मिलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यह डॉक्टर ने आगे कहा है कि जब बात साग सब्जी की आती है तो फिर लोगों के पास कई विकल्प होते हैं, जिसमें पालक, बथुआ, सरसों और कई तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। या लोगों को अपने आहार में हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। लोगों को सप्ताह में 3-4 दिन खाना चाहिए।
ये आपके शरीर के लिए और कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज बन जाता है। डॉक्टरों ने आगे बताया है कि लाफा साग का खास करके गर्भवती महिलाओं, हृदय रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, त्वचा से संबंधित समस्याओं, कमज़ोर हड्डियों के रोगियों और फिर कई अन्य गंभीर बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है। या कब्ज के रोगियों के लिए लाफा साग बहुत उपयोगी है, जैसे ये समस्या हल हो जाती है। इसे बनाने में तेल और फिर मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही अगर आपके शरीर में कोई घाव हो तो फिर वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाती है लाफा साग खाने से। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की समस्या है तो आप लाफा साग खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। दोस्तों, आप में से किस किस को लाफा साग पसंद है और कौन कौन खाया है और कौन कौन खा रहे हैं, कौन कौन नहीं खा रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहारी को लाफा साग बहुत ही पसंद होता है। तो आप भी तो बिहारी हैं, तो आप बताइए कि आपको कितना पसंद है या नहीं, खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही इसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ेगी। सीमांचल क्षेत्र के लोगों को इसका ज़्यादा फायदा होगा। जब कटिहार और किशनगंज में भी इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। अब जल्द ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की तारीख भी जारी कर दी जाएगी। दरअसल कटिहार रेल मंडल के सीनियर DCM जी प्रशांत कुमार ने बताया है कि न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रस्तावित है। इसको लेकर के तारीख का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। जो पता चला है कि NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच मात्र 2 जगह किशनगंज और कटिहार में इसका ठहराव होगा। जब बताया जाता है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 471 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करेगी। न्यू जलपाईगुड़ी से 6 बजे चल करके 7 बजे किशनगंज, 8:30 बजे कटिहार पहुंचेगी। जब पटना दोपहर बाद 1 बजे पहुंचेगी। पटना से वापसी में ये ट्रेन दोपहर बाद 3 बजे चलेगी। जब वापसी में शाम 7:30 बजे कटिहार और 8:49 पर किशनगंज पर ठहराव होगा। इस वंदे भारत ट्रेन का सिलीगुड़ी पहुंचने का समय रात 10 बजे होगा। जब वहीं NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन ही चलाया जाएगा। ये ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र के चारों जिला किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के यात्रियों के लिए बड़ी ही सुविधा होगी। हालांकि फिलहाल इस ट्रेन का ठहराव नवगछिया, बेगूसराय या फिर बरौनी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रस्तावित नहीं है। दोस्तों, सर्दियों में कोहरा सड़कों पर विजिबिलिटी कम कर देता है। जैसे में सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। धुंध में अगर हम कार ड्राइव करते हुए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो फिर किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं। जब कोहरे के दौरान चौराहे से गुजरते हुए हमें अधिक सावधान रहनी चाहिए। जब हमेशा अपने व्हीकल की स्पीड कम रखें और जब सुरक्षित हो तभी आगे बढ़े। जब इसके अलावा हेडलाइट और फिर फॉग लाइट के बल्ब खराब नहीं होना चाहिए। लाइटों के शीशे साफ होनी चाहिए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार धुंध के दौरान हमेशा उस रास्ते को चुनें जिसके रूट मैप, रोड कंडीशन के बारे में आप जानते हो। शॉर्टकट और फिर जिस रूट के बारे में आपको पता ना हो तो फिर उस रास्ते से जाने से बचना चाहिए। या घर से निकलने से पहले मौसम, कोहरे और फिर रास्ते के बारे में पूरी जानकारी पता आप कर लें। या गाड़ी जब चलाएं तो तेज गति में चलाने से बचें। या कार के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर भी लगा सकते हैं, इससे दूसरे ड्राइवर अलर्ट होंगे। वही कार के विंडशील्ड वाइपर चेक करें, डैमेज ब्लेड और फिर रबर को बदलवा लें। जब कोहरा अधिक होने पर दिन में लो बीम पर हेडलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जहां अगर गाड़ी में फॉग लाइट है तो फिर वह भी धुंध को काटने में मदद करेगी। आप याद रखें कि धुंध के दौरान हाई टीम पर कार ना चलाएं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कम विजिबिलिटी में हमें हमेशा आगे चल रहे वाहन से एक तय दूरी बना करके ड्राइव करना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने व्हीकल को कंट्रोल करने का पर्याप्त समय मिल सके। यहीं पर नहीं, अगर आप धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो फिर मोबाइल फ़ोन चलाने से बचें। या चलती कार में म्यूजिक सिस्टम सेट करने या फिर अन्य कुछ काम करने से ध्यान भटक जाता है और हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। घने कोहरे में ड्राइव करने से बचें। दोस्तों, नीतीश कुमार भले ही आज लालू प्रसाद यादव को अपने साथ रख ले, लेकिन हकीकत यह है कि चारा घोटाले, जमीन घोटाला, रेलवे घोटाला जैसे सभी घोटालों का कागज नीतीश कुमार द्वारा ही केंद्र को दिया गया था। अब कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं रहा। जैसे में अब गठबंधन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का महागठबंधन हो गया है। ये सब जेल जाने के डर से नरेंद्र मोदी के विरोध में किया जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव पर जम करके हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज महागठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन कहिए, घमंडिया गठबंधन
गठबंधन है। इस घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस देश में कहीं भी घमंडिया गठबंधन को वोट नहीं है, वोट जनता के पास है और जनता मोदी जी के साथ है। 2014 में भी सारे विरोधियों ने मोदी जी का विरोध किया था, 2019 में भी किया, अब 2024 में भी वही रिजल्ट होगा जो पहले हुआ है। दोस्तों, देश में जहरीली शराब से सबसे अधिक बिहार में 134 लोगों की जान गई है। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जब बिहार में लागू शराबबंदी के बीच इस रिपोर्ट के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर दरभंगा के बिरोल प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक तर्क नीतीश कुमार और उनके चमचे देते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा और इसीलिए ऐसा हमने किया है। यह सरासर झूठ है। मैं कैमरे पर 1.5 साल से चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार महात्मा गांधी को अगर समझते हैं या फिर जीवन में पढ़े हैं तो अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगा करके मुझे वो एक लाइन दिखा दें कि जहां गांधी जी ने ये कहा कि वह सरकार को कानून बना करके शराबबंदी करनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि इससे ज़्यादा नुकसानदायक कुछ भी नहीं हो सकता है। सामाजिक और फिर राजनीतिक जीवन में मैं बिहार में एकलौता आदमी हूँ जो कि हर दिन कहता हूँ कि शराबबंदी गलत है और इसे हटाना चाहिए। इसका कोई वैधानिक, सामाजिक और न ही आर्थिक आधार है। शराबबंदी जो बिहार में लागू हुई है उसके 3 पहलू में से मैं विरोध कर रहा हूं। दुनिया के किसी देश में ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी की वजह से किसी भी समाज का सामाजिक और फिर आर्थिक विकास हुआ है। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो फिर अब तक हमारा हो गया होता। जहाँ आप सबसे पिछड़े हैं लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं, जब भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं इसे लागू किया। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने कभी इसकी चर्चा नहीं की है। उन्होंने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि शराब पीना गलत बात है और लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि गांधी जी ने कहा कि लोगों को सहकारी होना चाहिए और फिर सरकार कानून बना दे कि जो सहकारी नहीं है उसे जेल में डाल देंगे। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। नीतीश कुमार आधा ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के बड़ा बयान दिया है। स्कूलों में हिंदू त्योहारों में कटौती को लेकर के उन्होंने के पाठक पर जमकर के हमला बोला और कहा कि के पाठक किसी भी विभाग में 8 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाए हैं, इसीलिए ज़्यादा दिन तक शिक्षा विभाग के सचिव पद पर के पाठक नहीं रहेंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वामपंथी दलों के लोग चेहरा चमकाने के लिए के पाठक की नीति का विरोध कर रहे हैं। जब कई विधायकों ने के पाठक को हटाने की मांग की तो फिर नीतीश कुमार ने आज तक उनको पद से क्यों नहीं हटाया। अगर हिम्मत है तो फिर मामले के लोग बंदर घुड़की ना दें और के पाठक के खिलाफ ना होने पर सरकार के समर्थन वापस लेने की घोषणा करें। वामपंथी दल सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए बयान देते हैं, जब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें। के पाठक का एक भी आदेश कोर्ट में टिक नहीं पाया है, जब उनको अनेक मामलों में कोर्ट ने अर्धदंड लगाया है। ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि जो शिक्षक गांधी मैदान में पाठक के नाम पर ताली बजा रहे थे, अब वही लोग बाप बाप कर रहे हैं, परेशान हैं। नीतीश कुमार को ऐसे अधिकारी को शिक्षा विभाग से हटा देना चाहिए। गाली गलौज करना, दंडित करना और मनमाना आदेश निकालना, यही उनका स्वभाव है। दोस्तों, क्या हो कि आप भारत के किसी बॉर्डर क्षेत्र में जाएं और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको हजारों लाखों का बिल थमा करके आपकी सिम को ही बंद करवा दे। ऐसा ही एक मामला दिल्ली की एक महिला ने नेहा सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है कि वे कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं। महिला ने बताया है कि वे बिहार के वाल्मीकि नगर में घूमने के लिए गई थी, जहां उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान उनके पास नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल का मैसेज आया कि उनके ऊपर 1 लाख रुपए बिल बकाया है और तुरंत उनकी सिम बंद करवा दी गई। महिला ने कंपनी पर इंटरनेशनल रोमिंग का बिल थमाने का आरोप लगाया है, जबकि वे भारतीय सीमा के अंदर ही थी। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कभी रोमिंग सर्विस के लिए हामी नहीं भरी है, इसके बाद भी उन्हें इस सर्विस के लिए चार्ज किया गया। महिला ने दावा किया है कि कंपनी की कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने उन्हें वापस सिम चालू करने के लिए 1792 रुपये की पेमेंट करने के लिए कहा। वहीं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव द्वारा जिस प्रकार से उनसे बात की गई, इस पर भी महिला ऑथर ने जमकर के भड़ास निकाली। उनके इस घटना को शेयर करने के बाद से अब तक हजारों लोग इसे देख चुके हैं, जहाँ वहीं कई लोगों ने इस प्रकार के निजी अनुभव कमेंट में बताए हैं, जहाँ कई सारे लोग ऑथर के समर्थन में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। जहाँ
इधर एक यूजर ने सलाह दी है कि बॉर्डर क्षेत्र में जाते समय नेटवर्क सेटिंग बंद करने और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करने की सलाह दी है। महिला ने नेटवर्क कंपनी की कोई एक हैंडल को टैग किया है, जहां अपनी तरफ से कोई भी गलती न करने के बावजूद परेशानी झेलने पर उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट की है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के छात्रों को पास होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही मैट्रिक और फिर इंटर में अच्छे अंक लाने पर छात्रों को सरकार की ओर से स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी विद्यार्थियों के लिए कई प्रयास कर रही है। फिलहाल बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा के डेट शीट को भी जारी कर दिया गया है। छात्र और फिर छात्राएं अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरे मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। बिहार बोर्ड के बारे में मालूम हो कि इसने कई उपलब्धि अपने नाम की हैं। देश भर में सबसे पहले बिहार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन होता है। साथ ही रिजल्ट की भी सबसे पहले इसी बोर्ड की ओर से घोषणा की जाती है। परीक्षा के दौरान बोर्ड की गाइडलाइन का और फिर छात्र छात्राओं को पालन करना होगा। जब बोर्ड कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करने के लिए कई तरीके के प्रयास करता है, छात्रों की बड़ी निगरानी की जाती है। वहीं कई चीज़ों को परीक्षा केंद्र पर ले जाने से प्रतिबंध भी लगाया गया है। या वहीं स्कॉलरशिप की बात करते हुए छात्र छात्राओं को सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है। इसके लिए www.pmsonline.bih.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए छात्र और छात्राओं को मदद मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को जमा करना होगा। जहाँ सहायता के बाद छात्रों की आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। जहाँ इसके साथ ही लैपटॉप और फिर किताबें भी छात्रों को दिया जाता है। इस योजना के पीछे की कोशिश ये है कि छात्रों की पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से नहीं रुके। जहाँ इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। दोस्तों, आईटी विभाग की छापेमारी के दौरान ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के परिसरों से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद भाजपा और फिर उनके सहयोगी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साहू के कारोबार से उसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ वही बता सकते हैं और फिर उन्हें यह स्पष्ट कर देना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। धीरज साहू को लेकर के अब लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने भी विपक्ष को घेरा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं की ये पुरानी परंपरा रही है। जब पहले वह भ्रष्टाचार करते थे और फिर पकड़े जाने पर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें कौन शामिल है और कौन नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में कई युवा लगातार नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सीवान में रोजगार कैंप यानी कि रोजगार मेला लगने जा रहा है। इसमें युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। 300 सीटों पर बहाली होने वाली है। ये भर्ती कई पदों पर ली जाएगी। नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। ये उनके लिए सुनहरा मौका है। श्रम संसाधन विभाग युवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह शहर के परामर्श केंद्र पर रोजगार केंद्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें बेरोजगार युवा हिस्सा ले सकते हैं। 13 दिसंबर से यहां रोजगार कैंप लगेगा। इसमें 15 से 18 हज़ार तक की सैलरी मिलेगी। 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 18 से 45 साल आयु की सीमा के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही ITI में डिग्री पास होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन कई पदों पर होने वाला है। टेक्नीशियन, प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग, ऑप्टिकल फाइबर लाइन ऑपरेटर आदि पदों के लिए युवाओं की भर्ती की ली जाएगी। इसमें कई कंपनियां शामिल होने वाली है। जन नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। दोस्तों, बिहार में जल्द ही बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से कमाई भी कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली मीटर में एडवांस पैसा रखने पर बिजली कंपनियां ब्याज देगी। उपभोक्ताओं को यह ब्याज बैंक के बचत खाते के अनुसार मिलेगा। जिसकी जितनी राशि होगी उसके अनुसार लोगों को ब्याज मिलेगा। कंपनी का ये प्रस्ताव जल्द ही नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा। या सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नए साल में बिजली कंपनी ये सुविधा ग्राहकों को देने लगेगी। जब कंपनी के अधिकारियों के अनुसार सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ब्याज लेने के लिए 20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर में न्यूनतम 2000 रुपये रखने होंगे। जहाँ अधिकतम राशि की कोई भी सीमा नहीं है। अगर उपभोक्ता लगातार 3 महीने तक न्यूनतम 2000 रुपये की एडवांस रखेंगे तो फिर उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से तय बचत खाते पर निर्धारित ब्याज दर के आधार पर राशि दी जाएगी।
अगर उपभोक्ता 3 महीने से अधिक समय तक एडवांस राशि रखेंगे तो उन्हें 0.25% अधिक ब्याज दिया जाएगा। 6 से 7 महीने तक एडवांस पैसा रखने पर उपभोक्ताओं को 0.50% अधिक ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से 9 से 12 महीने तक राशि रखने पर 0.75% अधिक ब्याज, जबकि 12 महीने से अधिक एडवांस राशि रखने पर उपभोक्ताओं को 1% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। दोस्तों, बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। इनके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां राज्य के अंदर लगातार पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के सहरसा से निकल करके सामने आ रहा है, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बैजनाथपुर ओपी प्रभारी पर रेड करने के दौरान ग्रामीणों ने घेर करके पत्थर से हमला किया। हमला में ओपी प्रभारी सहित कई सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। दोनों जख्मी पुलिसकर्मी को सिर में चोट लगी। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में 23 लाख नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। असल में इन बच्चों के नाम पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बंदरबांट किया जा रहा था। चाहे पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, साइकिल इत्यादि अन्य योजना हो, इनके नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता था। ऐसे में इस दुरुपयोग को रोकने के लिए के पाठक के निर्देश पर लगातार 15 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले छात्रों की पहचान करके नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। जहाँ पिछले 3 महीने में लगभग 23 लाख विद्यार्थी के नामांकन रद्द हुए हैं, जहाँ 1 से 8 तक के सबसे अधिक बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के 23,59,735 बच्चों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इसमें पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा 1,46,026 बच्चों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इन बच्चों के नामांकन रद्द होने के बाद परिवार वालों की ओर से भी नामांकन रद्द करने के संबंध में कोई भी दावा आपत्ति नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के सबसे अधिक बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं, जिनकी संख्या 19,03,502 है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।